सिंगुलरिटी के हम थ्योरम्स करेंगे, पोल जो है ध्रुव, उसकी एक थ्योरम देखेंगे। ये फलन है z, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक है, फलन है z विश्लेषिक है तथा z इक्वल टू m घात अनंत तक है। तो fz को इस तरह निरूपित करेंगे, fz को fz इक्वल टू फाई z अपॉन z माइनस ए की पावर n के रूप में निरूपित करेंगे। तो इसके रूप में लिखेंगे जहां फाई z विश्लेषिक है तथा फाई a डज नॉट इक्वल टू 0। यदि fz को विश्लेषिक फलन है तो z इक्वल टू a m घात अनंत तक होगा, और तथा z इक्वल टू a m घात अनंत तक है तो fz को इस तरह से लिखेंगे जहाँ पर फाई z अपॉन z माइनस ए के रूप में लिखेंगे, जब फाई z क्या होगा विश्लेषिक होगा और फाई a पर फाई 0 के बराबर नहीं होगा, ये फाई a डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम मान लिया कि मान अपन fz z इक्वल टू m घात अनंत तक है। अगर m घात अनंत तक है तो अपन ने इसमें देखा इसकी डेफिनेशन से, तो लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में प्रिंसिपल पार्ट में कितने पद होंगे, m पद विद्यमान। इसका मतलब है लोरा प्रमेय के मुख्य भाग में m पद विद्यमान होंगे। इसका मतलब लॉरेंट्ज थ्योरम के मुख्य भाग में m पद विद्यमान। इसका मतलब ये गया था लॉरेंट्ज थ्योरम को कैसे लिखते हैं अपन, fz इक्वल टू समेशन n 0 से इनफिनिटी a n z माइनस ए की पावर n प्लस समेशन n 1 से इनफिनिटी होता है, पर इसके मुख्य भाग में m पद विद्यमान, 1 से m b n z माइनस ए की पावर माइनस, या इसको आपने ये लिख दिया कि समेशन n 0 से इनफिनिटी a n z माइनस ए की पावर n प्लस, यहाँ समेशन हटाया आपने, खोला 1 2 3 से m तक दिया तो b1 अपॉन z माइनस b2 अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर से लेके समेशन कहाँ से 1 से लेके m तक, तो कितना जाएगा bm अपॉन z माइनस ए की पावर, समेशन खोल दिए यहाँ पर 1 से लेके m तक। अब z माइनस ए की पावर m अगर अपन कॉमन लिया है, यहाँ इसको अपन ने लिख दिया समेशन n 0 से इनफिनिटी a n z माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपॉन z माइनस ए की पावर n, z माइनस ए की पावर n हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिए नीचे से, तो यहाँ कितना हो जाएगा b1 z माइनस ए की पावर m माइनस 1 नीचे है प्लस b2 z माइनस ए की पावर m माइनस 2 प्लस लास्ट में क्या जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, केवल लास्ट में ये बचे। फिर इसको भी यहाँ से कॉमन ले ली और कॉमन ले ली, मीन्स 1 अपॉन z माइनस ए की पावर है, इससे ही बाहर निकले तो क्या हो गया समेशन है 0 से इनफिनिटी a n। अब z माइनस ए की पावर n तो यहाँ से कॉमन एक और आ गया, तो माइनस m नीचे था, ऊपर जाके तब है z माइनस ए की पावर n प्लस n प्लस b1
z माइनस ए की पावर m माइनस 1 से लेके b, ये तो इसको इसने यहाँ पर यहाँ इस पूरे ब्रैकेट को क्या मान लिया, फाइव जेड, इसको लिख दिया फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन, ये हो गया एफ जेड, जहाँ फाइव जेड, फाइव जेड किसके बराबर है, ये समेशन है 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस बी वन जेड माइनस ए की पावर एन माइनस से लेके प्लस बी एन, ये फाइव जेड। अब इसमें कंडीशन दे दी फाइव जेड विश्लेषण है, फाइव ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए लगा देना फाइव मीन्स लिमिट z टेंड्स टू a, ये लगाते हैं तो क्या जाएगा फाइव है, और यहाँ लिमिट z टेंड्स टू a रखा तो ये जीरो सभी जीरो हो जाएगी, क्या टर्म आ जाएगी केवल b डज नॉट इक्वल टू, तो फाइव ए डज नॉट इक्वल टू 0, फाइव z क्या है विश्लेषण। तो अगर m घात का अनंतक है तो एफ जेड को कैसे लिख सकते हैं, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m, जहाँ पर फाइव जेड विश्लेषित है, फाइव ए डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। तो ये देखना अगर शून्य था, शून्य में क्या था, ये ऊपर था जेड माइनस ए की पावर m, फाइव जेड इसमें भी विश्लेषित था और 0 के बराबर नहीं था। फिर एक पोल की ओर थोड़ा देखते हैं अनंत की, यदि एफ जेड विश्लेषण तथा z इज इक्वल टू ए, एफ जेड का m घात अनंत है, अनंत होगा यदि और केवल यदि z इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एफ जेड का m कोटि का शून्य, मीन्स ये यदि एफ जेड विश्लेषित करेंगे z इज इक्वल टू m घात कोई अनंत है तो क्या होगा, 1 अपॉन एफ जेड का z इज इक्वल टू क्या होगा, m कोटि का शून्य हो जाएगा, और ऐसे उल्टा है 1 अपॉन एफ जेड का अगर z इज इक्वल टू m कोटि का शून्य है तो ये m का अनंत होगा। ये इसमें अपन यहाँ जैसे भी अपन ने ये किया है पेरिफेरल थ्योरम, बिल्कुल वैसे के वैसे ये यहाँ जैसे अपन मान लेंगे कि मान लिया अपन ने एफ जेड का z इज इक्वल टू m का अनंत है, z इक्वल टू m घात अनंत, तब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या है, तब लिमिट z टेंड्स टू z माइनस a की पावर m एफ जेड इज इक्वल टू लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, परिमित मान m घात अनंत की अपने डेफिनेशन बताई कि ऐसा कोई m विद्यमान होना चाहिए, n विद्यमान होना चाहिए, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस a की पावर n एफ जेड इज इक्वल टू लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, तो m घात अनंत हो जाएगा। यहाँ n की जगह क्या ले रखा है अपने, m ले रखा है, m घात अनंत हो गया कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा को फाइनाइट है। इसका मतलब ये तो विश्लेषण दे रहेगा, इसका मतलब है कि z माइनस a की पावर n एफ जेड विश्लेषित है तथा z इज इक्वल टू a पर अशून्य, 0 के बराबर नहीं है, विश्लेषित है 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ पर यह मान लिया कि मान फाइव जेड बराबर 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर n एफ जेड, अगर ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा, और ये अगर विश्लेषिक है तो ये भी विश्लेषिक होगा। तो इसका मतलब है कि फाइव जेड
विश्लेषिक तथा फाई ए डज नॉट इक्वल टू ए पर ये भी 0 के बराबर फाई जेड विश्लेषिक है। तो अब इससे अपन यहाँ पर इसको 1/fz को कैसे लिख सकते हैं? 1/fz इज इक्वल टू क्या हो गया? z माइनस ए की पावर n फाई जेड, जहाँ पर फाई जेड अब ये अनंत शून्य की क्या डेफिनेशन थी? z माइनस ए की पावर n, शून्य को कैसे लिख सकते हैं? z माइनस ए की पावर n फाई जेड, जहाँ फाई जेड विश्लेषिक है और a पर अशून्य, तो ये फाई जेड विश्लेषिक है, a पर अशून्य है। इसका मतलब ये हो गया कि z इज इक्वल टू a 1/fz का m कोटि का शून्य है, क्योंकि अगर इसमें z इज इक्वल टू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। और इसी तरह अगर उल्टा चलेंगे अपन ये वापस, तो इसको विलोम भी अपन इसी तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप ये लिख सकते हो, इसी प्रकार यदि z इज इक्वल टू a 1/fz का m कोटि का शून्य है, m कोटि का शून्य है, तो z इज इक्वल टू a fz का m घात अनंत तक हो। अगर m कोटि का शून्य है, ये बिल्कुल उल्टा यहाँ पर इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो अगर fz का m अनंत तक है तो 1/fz का वही क्या हो जाएगा? शून्य। जो पॉइंट अनंत तक है उसका 1/fz का, तो वो fz का अनंत तक है, वो 1/fz का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्रॉस रेखा या शाखा रेखा, ब्रांच शाखा रेखा, क्रॉस कट, क्रॉस कट शाखा रेखा, ये क्या है? इमेजिनरी होती है, ये आप लोगों को इसमें बनानी पड़ती है। तो ये क्या है? फलन fz के डेफिनेशन क्या है? फलन fz के स्वतंत्र चर z के सापेक्ष, ये इसका स्वतंत्र है, fz w इज इक्वल टू fz, ये क्या है? z का परतंत्र है। तो fz के स्वतंत्र चर z के सापेक्ष समृद्ध पद को वर्णित करते समय कुछ शाखाओं fz के स्वतंत्र चर z के सापेक्ष किसी भी समृद्ध पद को, समृद्ध पद जहाँ से शुरू होता है वो वहाँ से वहीं खत्म होगा, समृद्ध पद को वर्णित करते समय कुछ शाखाओं का विनिमय होता है, कुछ शाखाएं बनती हैं, विनिमय होता है, उसे क्रॉस काट या शाखा रेखा कहते हैं। कुछ शाखाओं का विनिमय होता है, कुछ शाखाएं बनती है मतलब इसमें, तो वो क्या है? या बहुमानी फलों को एकमानी करने के लिए भी अपन शाखा रेखाएं खींचते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्रॉस काट या शाखा रेखाएं, जैसे w इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू z की पावर हाफ लिया, z की पावर हाफ लिया। इसमें देखें अगर मान लिया z इज इक्वल टू ये लिया अपन r e की पावर आइटा थीटा, तो fz क्या हो जाएगा? तो fz हो गया r की पावर हाफ e की पावर आइटा थीटा बाई z की पावर हाफ। तो मान लिया जैसा अपन ने यहाँ ये माना, मान लिया प्रारंभ में किसी समय अपन यहाँ पर ये है r एल्फा, ये एल्फा, तो प्रारंभ में f पर मान लिया अपन ने, माना f पर fz का मान कितना हो गया? fz हो गया r की पावर हाफ e की पावर आइटा एल्फा बाई थीटा बराबर कितना है यहाँ पर? एल्फा।
अब अगर यहाँ से पूरा चक्कर काट के, जैसे यहाँ से अपन गए, ये पूरा चक्कर यहाँ से ही लगाया और वापस अगर एफ पे आते हैं, अगर ये पूर्ण चक्कर लगा के वापस एफ पे आते हैं, यदि यहाँ एक पूर्ण चक्कर लगाकर वापस एफ पर आते हैं, तब फलन एफ जेड का जो मान है, तो अगर एक पूरा चक्कर लगा के वापस आते हैं तो एफ जेड का मान क्या होगा? तो पूर्ण चक्कर लगा के क्या है? सवृत पद को वर्णित करना है अपने को। तो ये पूरा वापस जहाँ से शुरू हुआ है वापस वहीं खत्म करना है ना, पूर्ण चक्कर लगा के। तो एफ जेड का मान कितना हो जाएगा? एल्फा क्या हो जाएगा? ये तो यूं रहेगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ई की पावर आइटा एल्फा प्लस 2 पाई बाई, ये पूरा चक्कर लगाया तो कितना होगा? 2 पाई से बढ़ गया है। तो इसको आपने देखा आर की पावर हाफ ई की पावर आइटा एल्फा बाई 2 इंटू ई की पावर आइटा पाई, आइटा पाई कॉस ई की पावर आइटा पाई क्या है? ई की पावर आइटा पाई का मतलब हो गया कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। साइन पाई तो 0, कॉस पाई -1, तो ये कितना हो गया? माइनस आर ई की पावर हाफ ई की पावर आइटा एल्फा बाई। तो पहले तो वैल्यू ये थी पॉजिटिव, अब क्या आ गई? नेगेटिव। तो इसका मतलब वो मान प्राप्त होगा जो हमें होना चाहिए, जो पहले था ओरिजिनल मान था, वो मान प्राप्त हुई। दूसरे मान आ गए, दूसरी वैल्यू आ गई। तो पूर्ण चक्कर एफ जेड का मान, तो हमें क्या है? तो एफ जेड का वह मान प्राप्त नहीं हुआ जो पहले था, जो सबसे पहले था वो मान प्राप्त नहीं हुआ। अब अगर फिर एक चक्कर लगाते हैं अपने पास, अब यदि उन्हें एक पूर्ण चक्कर लगाकर वापस एफ पर आते हैं, तब एफ जेड का मान क्या होगा? तब एफ जेड का मान, अब एल्फा प्लस कितना था? पहले 2 पाई हुआ था, अब एक और बार 2 पाई, तो क्या हो जाएगा? आर की पावर हाफ ई की पावर आइटा एल्फा प्लस 4 पाई बाई, 2 चक्कर हो गए, 4 पाई हो गए। तो यहाँ क्या हो गया? आर की पावर हाफ ई की पावर आइटा एल्फा बाई 2 ई की पावर 2 पाई आइटा। अब ई की पावर 2 पाई आइटा, ई की पावर 2 पाई आइटा क्या होगा? कॉस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2। तो साइन तो 0, आइटा साइन 2 पाई, ये तो 0। कॉस 2 पाई किसके बराबर होगा? 1। ये किसके? 1 के बराबर। ये कितना था? -1, ये 1। तो 1 रखते ही क्या है? आर की पावर हाफ ई की पावर आइटा एल्फा बाई। तो आप वही मान प्राप्त हो, तो अपने को तो यहाँ वही मान प्राप्त होता है जो पहले था, हमें वही मान प्राप्त हो रहा है जो पहले था, ओरिजिनल मान प्राप्त हो। तो अपन इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इससे अपन यहाँ देखते हैं कि जब 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू 2 पाई, 0 2 पाई एक चक्कर था, लेस इक्वल टू 2 पाई, तब हम फलन की एक शाखा पर होते हैं। मतलब एक मान आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है पहली चीज, और जब 2 पाई लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू 4 पाई, तब हम फलन की दूसरी शाखा पर होते हैं। मतलब एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एक बार अलग आ रही है, एक बार। तो इन बहुमानी फलनों को इन बहुमानी फलनों को
एक मानी करने के लिए कृत्रिम रोधिका एक इमेजिनरी बैरियर होता है, जैसे ये है ना, ये ओ है और ये कोई ओ ई, यहाँ पर कृत्रिम रोधिका ओ ई बनाते हैं। तो यह जो रेखा है, यह रेखा शाखा रेखा या क्रॉस कट कहलाती है। ये शाखा रेखा या क्रॉस कट कहलाती है। तो इस तरह से ये अपने को यहाँ पर, जहाँ पर ई, तो इसका क्या है, ई अनंत पर होता है, और ओ जो है, ओ इसका शाखा बिंदु कहलाता है। ई अनंत पर, ई आपके इनफाइनाइट तक होता है, और ये इसका ओ जो है, इसका शाखा बिंदु कहलाता है। क्रॉस कट, जैसे यहाँ पर शाखा रेखा थी है ना, ब्रांच पॉइंट, ये ब्रांच पॉइंट शाखा बिंदु कहता है। इस तरह से बहुमानी फलों को एक मानी करने के लिए यहाँ पर एक कृत्रिम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जो इसकी शाखा रेखा कहते हैं। देखते हैं सर्वत्र विश्लेषी फलन। entire integral function, entire integral function, सर्वत्र विश्लेषी फलन, ये नाम से पता चल रहा है हर जगह विश्लेषिक होगा। सर्वत्र विश्लेषिक फलन क्या है? f(z) संपूर्ण तल में फलन f(z) संपूर्ण तल में विश्लेषिक हो। संपूर्ण तल में विश्लेषिक हो तो क्या कहलाएगा? सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाता है। इसकी क्या है? इसकी अनंत पर विचित्रता हो सकती है। इनफाइनाइट पर विचित्रता, अनंत पर हो सकती है विचित्रता हो, बाकी संपूर्ण तल में क्या है? विश्लेषित होगा। जैसे e की पावर z साइन z, e की पावर z फाइनाइट वैल्यूज के लिए फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगी, वहाँ विचित्रता हो सकती है। ऐसे साइन इन्फिनिटी का होता है, रोटेट करेगा -1 से +1 के बीच में, तो ये भी क्या है? विचित्रता। अनंत पर विचित्रता हो सकती है, बाकी सभी फाइनाइट वैल्यूज का ये क्या होगा? हर एक उसका परिमित तल में विश्लेषित होगा। इस पर रिलेटेड जो है एक थ्योरम जो अपन ने पहले की थी, ये वेरिएबल देखिए आप। ये वेरिएबल थ्योरम, संपूर्ण तल में फलन f(z) परिमित तल f(z) के की परिमित तल तथा अनंत पर कोई विचित्रता नहीं है। नहीं है तो f(z) अचर होगा या परिपथ है, मतलब कोई परिमित तल में कोई विचित्रता नहीं है और अनंत पे भी कोई विचित्रता नहीं है। अनंत पर विचित्रता नहीं है, उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं परिपथ। तो अब फलन क्या होगा? अचर कांस्टेंट होगा। तो ये इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें तो यहाँ पर मान लिया अपने को
एफ जेड परिमित तल में कोई विचित्रता नहीं, परिमित तल में इसकी कोई विचित्रता नहीं है। तो यहाँ पर तल को मान लिया मैंने, इसको तो माना ये तल जो है मॉड एफ जेड इक्वल टू आर से परिभाषित वृत्त, मॉड जेड इक्वल टू आर से परिभाषित वृत्त है, इसमें कोई भी विचित्रता नहीं है। इसका मतलब यहाँ ए जीरो है, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है, जिसके वृत्त का समीकरण जहाँ ए केंद्र होता है आर त्रिज्या होती है, ए की जगह है जीरो, मतलब केंद्र उसका जीरो है, आर त्रिज्या परिवृत्त वृत्त है। तो वृत्त में क्या है आपके पास, वृत्त में कोई विचित्रता नहीं है, वृत्त में कोई विचित्रता नहीं है, अतः एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार किया जा सकता है, जो है टेलर थ्योरम से इसका प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर टेलर थ्योरम के लिए यही है कि अवकलनीय नीचे विश्लेषित होना चाहिए या विद्यमान होना चाहिए। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, प्रसार क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू टेलर थ्योरम से प्रसार क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड रेज एन, जेड माइनस ए की पावर एन होता है, ए क्या है केंद्र, यहाँ पे जीरो, तो जेड रेज एन। अब एफ जेड की जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी विचित्रता है, फलन एफ जेड की जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर विचित्रता नहीं है, इसकी विचित्रता नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, तब 1/f(z) की z इज इक्वल टू 0 पर, 1/f(z) की z इज इक्वल टू 0 पर कोई विचित्रता नहीं है। फलन एफ जेड की जेड इज इक्वल टू 0 पे भी कोई विचित्रता है, जैसे इसकी। इसका मतलब यहाँ विचित्रता नहीं है तो इसका टेलर थ्योरम से प्रसार कर सकते हैं, तो यहाँ 1/f(z) का भी टेलर थ्योरम से प्रसार हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, कहता है 1/f(z) का टेलर प्रमेय से प्रसार संभव है। अब जो प्रसार क्या होगा, इसका मतलब एफ जेड, अब किसका हो रहा है, एफ जेड की जगह क्या है, एफ जेड नहीं, ये 1/z है, एफ 1/z, एफ 1/, क्योंकि जेड की जगह जेड जीरो, जेड की जगह 1/z रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो एफ 1/z का टेलर थ्योरम से प्रसार संभव है। तो 1/z इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड रेज। यहाँ 1/z भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, टेलर थ्योरम में क्या होता है, जेड की धनात्मक घात होते हैं, ऋणात्मक नहीं होती। लॉरेंट्ज थ्योरम में हो तब तो हो सकता है, वो जब होगा जब विचित्रता हो। यहाँ पर इसमें कोई विचित्रता नहीं है, तो टेलर थ्योरम से विचित्रता नहीं है, इसका मतलब bn जीरो है। तो 1/f(z) का टेलर थ्योरम से प्रसार हो गया। अब एक में अगर एक में z बराबर 1/z रखने पर यहाँ रखें तो कितना जाएगा, f 1/z इज इक्वल टू समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन 1/z रेज एन, f 1/z ये हो गया यहाँ पे रखने से। अब इन 2 और 3 से देखें अपन, 2 तथा 3 से ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। इसका मतलब समेशन n जीरो से इन्फिनिटी a n z रेज n इज इक्वल टू समेशन n जीरो से इन्फिनिटी a n 1/। अब ये संभव कब हो, क्योंकि यहाँ तो देखो ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ये संभव कब से होगा जब
ये सारे n कितना है यहाँ पर, z रेज n जो है n, z रेज n ये सब जीरो होंगे, जहाँ n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 सब ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा z रेज n, मतलब जब an इज इक्वल टू जीरो, जब an और कैपिटल An जीरो कब होंगे, जब n की वैल्यू 1 की, इसका मतलब ये हो गया a1 इज इक्वल टू a2, ये सब जीरो, कैपिटल A1 कैपिटल A2 ये सब बराबर जीरो, ये सब जीरो, तो A1 A2 A3 जीरो के बराबर होंगे सब। तो जीरो क्या नहीं होगा, बाकी की क्या होगी, जब n बराबर जीरो, a बराबर n बराबर जीरो रख देंगे, इसका मतलब क्या हो गया a0 बराबर a0, ये किसके बराबर है fz, fz यहाँ पर a0 बराबर a0, मतलब z नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अच्छा जब z नहीं है तो z की वैल्यू कुछ ही रखो, 1 रखो 2 रखो 3 रखो -1 -2 कुछ ही रखो, ये तो कांस्टेंट है, तो fz क्या हो गया अच्छा। इसका मतलब fz अगर परिमित मान पर, z के परिमित मान पर या इंफिनिटी पर विश्लेषित है, मतलब विचित्रता नहीं है, तो वो क्या होगा, फलन क्या होगा कांस्टेंट के बराबर होगा लिबरेली थ्योरम। ये पहले भी अपन कर चुके हैं, अगर फलन सर्वत्र विश्लेषित फलन में विश्लेषित या परिबद्ध है तो वो अच्छा होगा, वो ये यहाँ पर सिंगुलरिटी को लेकर हमने किया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसमें हो जाएगा, अपन देख लेंगे जो अपन ने ये किया है, क्या कहते हैं पोल्स के अनंत तक और शून्य का रिलेशन यहाँ पर है। अगर फलन एफ जेड का जेड इज इक्वल टू अनंत तक है तो 1/f का वो शून्य हो जाएगा।